अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने मौज के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। मुझे ये बात कौन बताएगा कि मेरा अगर इंग्लिश खत्म है तो मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है तो मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। एसएससी की जितनी भी नौकरियां होती हैं उनमें स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है और ये मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि क्वेश्चंस को मैं ऑप्शन से भी उड़ाना आपको सिखाता हूँ अपनी क्लास में, और क्वेश्चन को 4 सेकंड 5 सेकंड 9 सेकंड के अंदर में कैसे खत्म करेंगे हम वो भी सिखाते हैं। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके से ज्यादा फोकस आपको साइंस पे करने की आवश्यकता है कि वो जो एक पद तुमने अपने मन में सोचा है वो मेरे भाई एक पद को तुम जो है वो प्राप्त कर पाओ, और वो यहाँ पर तरीका क्या होगा वो मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके एक ऐसे प्यारे से वीडियो में जो 2026 के सक्सेस के लिए एक रोड मैप तैयार करने वाला है। एक ऐसी वीडियो जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, कि रेलवे की करनी चाहिए, कि स्टेट की परीक्षाओं का करना चाहिए। एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आपका वाई क्लियर किया जाएगा कि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको कितना वक्त लग सकता है, कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है, एक ऐसी वीडियो अभी ये होने वाली है जिसके अंदर में तमाम आपकी की गई गलतियों को मैं दूर करने वाला हूं। आपके अंदर में जो काफी सारा मन के अंदर कूड़ा भर रखा है, कूड़ा क्यों कहूंगा मैं, क्योंकि आपका वाई क्लियर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। वहां पर आप किसी भी क्षेत्र में भाग जाते हैं। आज एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल रेलवे का नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत उसमें कूद जाएंगे, यूपीएससी का आ जाएगा उसमें कूद जाएंगे, और उसमें काफी ऐसी गलतियां आप कर देते हैं जिसके कारण सिर्फ आप भीड़ के पात्र हो पाते हैं लेकिन वर्दी के पात्र आप नहीं हो पाते हैं। आप यूनिफॉर्म नहीं प्राप्त कर पाते हैं, आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सारी चीजें बहुत क्लियर कर देंगे, एक एक बात हम आपको मेरे भाई बता देंगे, और उम्मीद करके ये चलेंगे कि आप अगले 30 मिनट तक बड़े शांति से मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और मेरे भाई कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, कहीं पर भी आप इसको भगाएंगे नहीं, ना आप कहीं जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य के लिए होने वाला है। 2025 तो बीत गया लेकिन 26 में आपको आग लगानी है, और आग लगानी है तो मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। तो मेरे भाई शुरुआत करते हैं वीडियो को लेकर के। वीडियो के पहले सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर के आए, आपको बहुत कामयाब बनाए, और आप मेरे भाई जीवन में बहुत तरक्की करें। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आने वाले 2026 को लेकर के, कि एक एस्पिरेंट से ऑफिसर बनने का जो आपका ब्लूप्रिंट है ये कैसे होगा। आप मेरे भाई आज जो तैयारी कर रहे हो यहाँ पर, उस तैयारी से मेरे भाई आप जो है सीधा वर्दी कैसे प्राप्त कर पाओगे, ये सफर आप कैसे तय करोगे, आज इस वीडियो के ऊपर में बढ़िया से चर्चा होने वाली है। तो जब बात हम 2026 की कर रहे हैं तो क्या हम 2026 में नौकरी कौन कौन सी जानने का हक नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। तो आइए समझिए यहाँ पर 2026 क्या है। देखो 2025 में काफी नौकरी आई, काफी नौकरी गई, कुछ का सिलेक्शन हुआ, कुछ का मेरे भाई यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हैं, उल्टा सारे दरवाजे आपके खुले हैं। मुख्यतः यहाँ पर जो मैंने जनरल कंपटीशन में बच्चों को तैयारी करते देखा है वो जनरली हमने देखा है एसएससी, फिर रेलवे और स्टेट एग्जाम। इसमें बैंकिंग भी आता है लेकिन बैंकिंग का एक फिक्स होता है मेरे भाई, और उसमें बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो उसके तरफ में जाते हैं, और रेगुलर होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम बात 2026 की मेरे भाई यहाँ पर करें, जो कि कई सालों से एक ऐसा कमीशन जो रेगुलर वैकेंसी निकालता आ रहा है वो है आपका एसएससी, और इस एसएससी के अंदर में मेरे भाई इतने प्रतिष्ठित नौकरियां आपकी आने वाली हैं, और हर एग्जाम का अलग, सीजीएल का लगाएगा, सीपीओ का लगाएगा, एमटीएस का लगाएगा, जीडी का लगाएगा। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप जीडी और एमटीएस के मेरे भाई यहाँ पर इनके लिए भर सकते हैं, 12वीं पास है तो सीएचएसएल भर सकते हैं, ग्रेजुएट है मेरे भाई यहाँ पर तो आप सीजीएल सीपीओ की परीक्षाएं दे सकते हैं। कांस्टेबल से लेकर के सब इंस्पेक्टर तक का पद, पूरा का पूरा दरवाजा आपके पास में खुला है, और ये सारी वैकेंसियां 2026 में आएंगी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ही में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ पर इनमें किसी न किसी पद पर अपना सिलेक्शन प्राप्त करके लेके जाएंगे। ऐसे ही अगर हम रेलवे में मेरे भाई बात करें यहाँ पर तो जो ग्रुप डी होता है, जो एकदम 10वीं लेवल पर होता है, जहाँ एकदम लो प्रोफाइल नौकरी से लेकर के सबसे हाई प्रोफाइल नौकरी एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर तक की नौकरियां जो हैं, ये सारा 2026 में आपका इंतजार कर रही हैं। आप में कितना हुनर है, आप कितना कैच कर सकते हैं, वो मेरे भाई आपको यहाँ से यहाँ तक लेकर के पहुंचा पाएंगे। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो इस एग्जाम में किसी ना किसी में मेरे भाई यहाँ पर चयनित हो पाएंगे। तो वो कौन बच्चे होने वाले हैं और वो कैसे रास्तों को फॉलो करेंगे कि वो सिलेक्शन हो पाए, ये भी इस वीडियो के अंदर में चर्चा की जाएगी। ऐसे ही अगर हम स्टेट में अगर बात करें, चाहे वो यूपी है, बिहार है, बंगाल है, कोई भी अदर राज्य है, तो वहां पर भी आपके पास में सेम तरीके से बात करूं तो कांस्टेबल से लेकर के दरोगा बनने तक का, या फिर एक बहुत ही बढ़िया प्राइमरी टीचर या सेकेंडरी टीचर बनने का भी मौका आपके पास में होता है। और ये सारी की सारी वैकेंसी जो है 2026 में लगभग
अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मतलब 2 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां आपके पास में 2026 में है। और 2 लाख बहुत एक छोटी संख्या मैंने कही है मेरे भाई। 50,000 तो जीडी की ही खाली वैकेंसी हो जाती है, 50,000 तो यूपी पुलिस का ही वैकेंसी हो जाता है। तो कम से कम आप 2 लाख मान करके चलिए, मतलब अगर आप एसएससी को, बैंकिंग को, रेलवे को कर देंगे, 3-3.5 लाख नौकरी आपकी मिला करके बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग नौकरी हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट एग्जाम्स हो गए, और ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन आज के समय कोई बच्चा फ्रेशर है, मानो कोई 10वीं पास है और 10वीं पास के बाद में ही वो सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहा है। कोई 12वीं पास है और वहीं से वो सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहा है। कोई ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर में था, अब सेकंड ईयर से वो सीरियस हो रहा है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, सेकंड ईयर वाला थर्ड ईयर से सीरियस हो रहा है, या थर्ड ईयर वाला फाइनल करने के बाद में सीरियस हो रहा है। तो मेरे भाई हो रहे हैं, तो हमें किस में जाना चाहिए? जैसे मैं अपने आप को हमेशा आप लोगों की जगह पर रख करके देखता हूं कि यदि मैं आपकी जगह पर हूं और मेरे पास मेरे घर में कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई ऐसा मेंटोर नहीं है, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं है, तो मुझे कौन बताएगा यहाँ पर कि मुझे किस तरह की नौकरी में जाना चाहिए? मुझे कौन ये बात बताएगा कि किन नौकरियों में किन विषय की आवश्यकता होती है? मुझे ये बात कौन बताएगा कि मेरा अगर इंग्लिश खत्म है तो मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है? मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है तो मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है? मुझे कौन बताएगा कि सरकारी नौकरी की तैयारियों में कितना वक्त लगता है, कितना खर्चा लगता है, कितनी चीजें होती हैं? तो वो चिंता मत करो, वो ये वीडियो तुम्हें बताने वाली है और बहुत तरीके से बताने वाली है। तो हम पूरी तरीके से कंपैरिजन फिलहाल 3 एग्जाम्स को लेकर के करेंगे। सबसे पहला होगा एसएससी की परीक्षाएं, दूसरा होगा रेलवे की परीक्षाएं, और तीसरा होगा स्टेट की परीक्षाएं। अगर हम बात करें यहाँ, तो सबसे पहले मैथ्स की बात समझो। यहाँ पे मैथ्स में मेरे भाई एसएससी एग्जाम्स में मैथ्स क्या रहता है, कितना रहता है, वो जानो पहले। तो इनमें अगर हम बात करेंगे तो इसका सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है, वास्ट है, ज्यादा है। पूरा अरिथमेटिक पढ़ना पड़ता है, पूरा एडवांस पढ़ना पड़ता है। बोलोगे ये अरिथमेटिक एडवांस क्या है? तो गणित के 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक वो भाग मेरे भाई यहाँ पर जिनमें फिगर्स का बहुत रोल नहीं रहता है, बहुत ज्यादा मेरे भाई यहाँ कॉन्सेप्ट्स के रोल नहीं रहते हैं, जो भाषा के ऊपर में आधारित होते हैं, उसे हम अरिथमेटिक कहते हैं। और जिनमें फिगर्स का रोल हो गया, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ये सारी चीजें, वो पूरा एडवांस में आ जाता है। तो जो एसएससी की परीक्षाएं होती हैं उनमें अरिथमेटिक और एडवांस मेरे भाई दोनों आते हैं, और 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक आते हैं। मतलब आप ये कह लीजिए कि बेसिकली मैथ स्पेशल आता है। इसमें आपको बढ़िया से 25 चैप्टर से ज्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, और पूरा तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स देते हो इसके 2 भाग होते हैं ना, प्री और मेंस। जो ग्रेजुएट लेवल वाले पेपर है उनमें 2 भाग होगा, जैसे आपका एक तरीके से सीजल हो गया 2 भाग होगा, सिलेक्शन फेज हो गया उसमें 2 भाग होगा। तो प्रीलिम्स में नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, लेकिन मेन्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, और उस लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो आपके लिए पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं रेलवे को लेकर के, तो रेलवे का ज्यादातर जो फोकस होता है ना बच्चों, रेलवे में आप जैसे मान लीजिए 10 नौकरी है, तो 10 में से 8 नौकरियां ऐसी हैं या 8 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें पूरा जो फोकस है वो अरिथमेटिक पर है, ठीक है। और 2 नौकरियां ऐसी हैं या 3 नौकरियां ऐसी हैं जिनमें अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का रोल है मेरे भाई। तो वो 2-3 नौकरियां एकदम सीजीएल वालों के लिए बन जाती है। जैसे एनटीपीसी की अगर हम बात करें, तो इसीलिए जो बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है वो एनटीपीसी का भी पेपर साथ के साथ दे देता है, क्योंकि उसको एक ही फिक्स जो गणित उसने पढ़ा अपने सीजीएल में, वही वाला मैथ्स यहाँ पर रेलवे में भी उठ करके आ जाता है एनटीपीसी में, और उसी के आधार पर आपको मेरे भाई देना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मेरे भाई गणित में किस पे ज्यादा फोकस करना है? आपको अरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस करना है। और जो 2-3 एग्जाम स्टॉप के हैं जिनमें अरिथमेटिक एडवांस दोनों आता है, फिर उसमें तो सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे आपने अभी देखा यूपी पुलिस को लेकर के बच्चों में काफी क्रेज आया, दिल्ली पुलिस को लेकर के काफी ज्यादा क्रेज आया, या फिर मेरे भाई आप बिहार पुलिस में देख लीजिए, बंगाल पुलिस में देख लीजिए। इनमें जो मेरे भाई फोकस होता है उनमें पूरा तरीके से अरिथमेटिक, 95% आपका अरिथमेटिक आता है, और 5% में मेंसुरेशन एक टॉपिक है एडवांस का, उसको मान लीजिए जिसको कॉमन कर दिया जाता है, और मेरे भाई यहाँ पर बच्चों को पढ़ना। तो यानी आज से सबसे पहले गणित को लेकर के तो तुम ये क्लियर कर लो कि अगर तुम सीजीएल की तैयारी, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पूरा अरिथमेटिक एडवांस पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई 80% अरिथमेटिक, 20% एडवांस वाली कहानी है। और अगर मेरे भाई तुम यहाँ पर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोर अरिथमेटिक यानी 95% सिलेबस तुम्हारा अरिथमेटिक है, 5% सिलेबस तुम्हारा एडवांस है, और एडवांस में भी एक मेंसुरेशन है तुम्हारा, इतना मान के चलो, ठीक है। तो मैथ्स आप इस आधार पर देखो, पता चले कि यहाँ मैथ स्पेशल बैच ले लिए हैं, उसी के आधार पर सारा हम तैयारी कर रहे हैं। अब मैथ स्पेशल में तो मैं और भी 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक ऐसा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ जिसके आधार पर आपका ये तीनों टॉपिक खत्म होगा। तीनों में से किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप मेरे भाई वहां पर नौकरी निकाल पाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई मेरा साथी मानो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो अपने सिलेबस में आप देखो यूपी पुलिस का सिलेबस क्या है, और जो मैंने पढ़ाया वो देखो, और उन टॉपिक्स
को खत्म करो। ठीक है, इसलिए मैं कभी भी एप्लीकेशन पर क्लास चलाता हूं तो दोनों चलाता हूं। एक टाइम पर अरिथमेटिक चलता है और एक टाइम पर एडवांस चलता है। अरिथमेटिक चलता है उन बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में अरिथमेटिक आता है, तो अरिथमेटिक देख करके अपना खत्म कर लेते हैं। और एडवांस चलता है उनके लिए जिनके में मेरे भाई एडवांस आ रहा होता है, तो वो अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों देख करके अपना मैनेज करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि लैंग्वेज कौन कौन सी भाषा, जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है यार, तो मैं यहाँ पर किस एग्जाम की तैयारी करूं, मैं आपको बताता हूँ। एसएससी की जितनी भी नौकरियां हैं मेरे भाई, सब में इंग्लिश आता है, सब में इंग्लिश आता है। कोई एक ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें इंग्लिश ना है, लेकिन एक ऐसी नौकरी है जिसमें इंग्लिश ना होकर के मैथ्स नहीं आता, वो है आपका स्टेनो का पेपर। वो एक रियायत दे दी गई है एसएससी वाले बच्चों के लिए। इकलौता ऐसा परीक्षा है मेरे भाई यहाँ पर जिनमें आप एसएससी की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन आपको मैथ्स नहीं पूछा जाता है, वो स्टेनो का पेपर है। लेकिन बाकी एसएससी की जितनी भी नौकरियां हैं उनमें इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब आ जाते हैं हम रेलवे में लेकर के, तो रेलवे में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो भी काम होते हैं वो विद इन कंट्री होते हैं, और एक ऐसा होता है कि ज्यादातर जो क्राउड होती है, ज्यादातर जो चीजें होती हैं, पेपर वर्क होती हैं, वो हिंदी में ही हो रही होती हैं। चाहे इसके सूचना आप देख लीजिए, आप इनके नोटिस देख लीजिए, रेलवे भी खुद अपने जो वेबसाइट पे जारी करता है पूर्ण रूप से मेरे भाई हिंदी में जारी कर रहा होता है। तो इसमें इसीलिए इंग्लिश का कहीं पर कोई रोल नहीं होता है, और ये एक बड़ा अच्छा फायदा हो जाता है उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती है। इसमें बिहार वाले बच्चे ज्यादा लाभ उठा के लेके चले जाते हैं क्योंकि उनका गणित बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मेरे भाई इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ जो होता है वो तंग होता है। इसलिए आप देखेंगे बिहार, यूपी, ये वाला जो बेल्ट हो जाता है ये रेलवे की तरफ में ज्यादा भागता है क्योंकि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट वहां नहीं होती है। ठीक है, और तीसरा आ जाते हैं स्टेट एग्जाम को लेकर के। स्टेट एग्जाम अपने आप में क्या, आप जैसे मानो कोई बंगाल की वैकेंसी है और बंगाल में पुलिस की भर्ती निकाली जा रही है। अब पता चले बंगाली पुलिस को बंगाली ही नहीं आती है और जा रहा है कहीं पर रिपोर्ट लेने वहां, और भैया कोई जो है वहां बांग्ला भाषा में बात कर रहा है, वहां सारी चीजें बता रहा है, कैसे घटनाक्रम हुआ, कैसे क्या हुआ, तुमको समझ ही नहीं है, तो मेरे भाई क्या फायदा उस नौकरी में नियुक्त होने का। आप बिहार में रह करके भोजपुरी आप नहीं जान पा रहे हैं, आप मेरे भाई यहाँ पर यूपी में रह करके जिस क्षेत्र में तैनात है वहां रीजनल समझ भी नहीं पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आपको वो भाषा लिखनी आनी चाहिए, आपको भाषा बोलनी आनी चाहिए, लेकिन समझना जरूर आना चाहिए ताकि आप उसका रपट तैयार कर पाएं और उसको आगे तक फॉरवर्ड कर पाएं। तो इसलिए जितनी स्टेट की नौकरियां होती हैं उनमें स्टेट एग्जाम्स को ज्यादा कमांड दिया जाता है। इसलिए आप अगर देखोगे तो आप देखो जीडी का स्टेट वाइज आपका कट ऑफ जाएगा, एमटीएस का आपका स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगा, इस तरीके से करके। क्यों, हर स्टेट को अपनी एक प्राथमिकता दी जाती है कि आप अपने राज्य से आए, चयन करें मेरे भाई अपने राज्य में जिसमें आपका कमांड है, और उनमें उसका पेपर भी होता है कि आपको यदि इसका पेपर है, आप यहाँ के डोमिसाइल है, तभी आपको यहाँ माना जाएगा, नहीं तो आपको नहीं माना जाएगा। तो एक बड़ा ब्यूटीफुल सा सिस्टम बना हुआ है पूरा ये सरकारी नौकरी का, और उस हिसाब से पूरा ये प्रणाली चलता है ताकि आप बढ़िया तरीके से आप भी फायदा उठा पाए और सरकार को भी मेरे भाई बेनिफिट यहाँ मिल पाए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर तो वो सबसे हाई प्रोफाइल नौकरी एसएससी की तरफ मूव करे, जिसका बिल्कुल खत्म है और सीख भी नहीं सकता है तो पूरी तरीके से वो रेलवे के एग्जाम्स को टारगेट करे, और जिनका अपने क्षेत्रीय भाषा पर काफी कंट्रोल है और इंग्लिश नहीं आता है उनको, तो वो फिर स्टेट एग्जाम्स पर अपना फोकस कर सकते हैं। ठीक, तीसरी बात करें जीके और साइंस के वेटेज को लेकर। एसएससी की नौकरियां हैं सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल की नौकरियों में पोस्टिंग पूरे भारत में होती है, और साथ में यहाँ पर आपको कई बार इंटरनेशनल चीजों से भी कोरिलेट करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका जो जीके होता है वो पूरा एक बैलेंस्ड होता है, इसमें बहुत डेप्थ किसी एक सब्जेक्ट को नहीं दिया जाता है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, साथ में थोड़ा इन्वायरमेंट, थोड़ा कंप्यूटर आप ऐसे कह सकते हैं, और स्टैटिक जीके। तो एक बैलेंस यहाँ पर जीके जीएस का मेरे भाई वेटेज रहता है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टॉपिक्स आपको लगभग पढ़ के जाने होते हैं। भारत में प्रमुख क्या है और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर प्रमुख क्या है, ये दोनों जानकारी आपको पढ़नी होती है। किसका दौरा हुआ, क्या नहीं हुआ, एक बैलेंस अप्रोच, बहुत डेप्थ में नहीं जाना, एकदम से यूपीएससी वाला भी नहीं बनना और एकदम से ग्रुप डी वाला भी नहीं बनना, वो वाली कहानी है, बैलेंस। लेकिन जब आप रेलवे में मेरे भाई यहाँ जाते हैं तो रेलवे में ज्यादा जो फोकस होता है वो जीके पे नहीं होता है, रेलवे में साइंस में भाई बहुत ज्यादा फोकस होता है। अकेला साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके बारे में इतना गहरा मेरे भाई आपसे पूछा जाता है, इतनी गहरी जानकारी, इसलिए यहाँ पर देखना साइंस वाले मास्टर लोग ज्यादा फेमस होंगे रेलवे में। ठीक है, क्यों, क्योंकि जरूरत है साइंस की, बच्चा पढ़ता ज्यादातर साइंस है, ज्यादा वक्त देता साइंस को है, और फिर यहाँ पर उन मास्टरों के लिए क्रेज बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो रेलवे में साइंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होल्ड डिस्प्रोपोर्शनैलिटी, हाई वेटेज एंड डिफिकल्टी। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके से ज्यादा फोकस आपको साइंस पे करने की आवश्यकता है। ठीक, अब आ जाते हैं स्टेट एग्जाम्स को लेकर के मेरे भाई, यहाँ पर स्टेट में बातें क्या होती है।
स्टेट में मेरे भाई स्टेट स्पेसिफिक फोकस आपका अगर हम देखें तो स्टेट में अगर हम बात करें तो क्या होगा, स्टेट में क्या रहेगा, जैसे अब यूपी की वैकेंसी आ रही है। अब यूपी की वैकेंसी में क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर कि मोदी जी कितना देश का दौरा किया है। यूपी में ये ज़्यादा मतलब है कि कितने पंचायत हैं, कितने वहाँ पर मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम हुआ है, जो इसकी योजनाएं हैं यहाँ पर मेरे भाई, वो योजनाएं कौन कौन सी हैं और लोगों को किस तरह के लाभ पहुँचाते हैं। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है मेरे भाई कि कहाँ का सिलेबस हमारा क्या है, और आपको उस तरीके से अपने पाठ्यक्रम को बदलना पड़ेगा। जब हम लोग किताबें भी बनाते हैं ना, तो हम भी उसी तरीके से एक अप्रोच लेकर के चलते हैं कि पहले हम बच्चे को वो दें जो उसको चाहिए। इसलिए एसएससी के एग्जाम्स का हमारा जीके का बुक अलग होता है जिसका नाम शिवास्त्र है, ठीक है, आप देखोगे सबसे टॉप लेवल की बुक है हमारी। वैसे ही रेलवे का आप देखोगे तो अभी ये रेलवे जीएस हमने अलग निकाला। क्या हम ये काम नहीं कर सकते कि एक जीके का किताब बना करके तीनों में अप्लाई करा दें? ये काम हम नहीं करते। एसएससी की तैयारी के लिए मेरे भाई जीके का सबसे बेस्ट शिवास्त्र से हम तैयारी करवा देते हैं, यहाँ पर रेलवे जीएस का करवा देते हैं, और यहाँ हर एक स्टेट का अलग होता है तो उसके लिए अलग जीएस की किताब बनती है। दिल्ली पुलिस का अलग आता है, उसका जीएस का बुक अलग बनेगा, यूपी पुलिस का अलग बनेगा, सारी चीजें। क्यों? क्योंकि आपको उस तरीके से पढ़ करके चलना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है रीजनिंग को लेकर के बात, क्योंकि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, यही 4 सब्जेक्ट हैं और यही 4 सब्जेक्ट आपको इन नौकरियों के लिए पढ़ना होता है। मैथ्स का मैंने बता दिया आपको, उसके बाद में वहां पर जो है इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश की मेरे भाई वहां पर क्या कहानी है, आपको जीएस का मैंने बता दिया। अब रीजनिंग की बात करते हैं। भैया देखो यहाँ पर इसमें ढंग का रीजनिंग पूछा जाता है, तरीकेदार इंग्लिश पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है मेरे भाई एसएससी की नौकरियों में, हाई कंसेप्चुअल डिमांड, ठीक है। और यहाँ रीजनिंग वाले मास्टरों का बहुत बढ़िया गेम रहता है, बढ़िया एकदम तगड़ा, पूरा जो है भौकाल बनाएंगे, पूरा बढ़िया, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर कि जो बाकी नौकरी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो एसएससी वाले रीजनिंग वाले टीचरों को ज्यादा इज्जत देते हैं, उनके सिलेबस को ज्यादा इज्जत देते हैं। देना भी चाहिए क्योंकि इनको ज्यादा गहरा नॉलेज होता है। जो मेरे भाई एसएससी की रीजनिंग पढ़ा दिया, समझ लो कि वो बाकी नौकरी की भी रीजनिंग वो पढ़ा देंगे, ये वाली कहानी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलेबस आपका ज्यादा है, ठीक है। रेलवे में आ जाते हैं तो रेलवे में बाकी सारे टॉपिक्स नॉर्मल लेवल के पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो ऐसा होगा जहां ढंग से तुमको घुमा देगा और वहां तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और स्टेट में अगर चले जाओ तो इकलौता यूपीएसआई ऐसा है जिसका रीजनिंग मेरे भाई सीजीएल से भी तगड़े लेवल का पूछा जाता है, ठीक है, ये मान करके चलिए आप वहां पे। और बाकी जो हो गए वहां पे उनमें नॉर्मल रीजनिंग, स्टैंडर्ड रीजनिंग पूछा जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा तर्क शक्ति बच्चे का मापना भी नहीं है एग्जामिनर को, उसको तुमको आइंस्टाइन के लेवल का दिमाग है ये नहीं चेक करना है उसको मेरे भाई, तो बस वहां पे नॉर्मल लेवल का तुम्हारा एक रीजनिंग जो है वो रहता है। तो ये हो गए तुम्हारे वो 4 सब्जेक्ट, और किस किस एग्जाम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ लो, ताकि आज के समय तुम ये डिसाइड कर पाओ कि ये वाला सब्जेक्ट मेरा ऐसा है, ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है, या मैं मेहनत करके यहां तक पहुंच सकता हूं, इसको कवर कर सकता हूं, तो मुझे इस एग्जाम में जाने की आवश्यकता है। दुनिया सीजल कर रही है तो सीजल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पता चले यहां 1.5 साल तैयारी किए और इंग्लिश में हाथ नीलबट्टे सन्नाटा है, उससे बढ़िया तो तुम 1 साल रेलवे को दे दिए होते, नौकरी लेके चले जाते। एट द एंड में लोग ये देखते हैं भाई पैसा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, समाज में तुम्हारी इज्जत है कि नहीं है, प्रतिष्ठा है कि नहीं है, और तुम अपनी नौकरी से खुश हो कि नहीं हो, दुनिया लास्ट में यही देख रही होती है। तो एक मेंटोर, एक भाई होने के नाते मेरा ये उत्तरदायित्व तो मेरे भाई यहां पर बनता है कि मैं तुम्हें मेरे भाई बहुत तरीके से यह सारी चीजें समझा पाऊं, ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर ये बाकी डिसाइड करना ना करना वो तुम्हारा काम है। अब उसके बाद में यहां पर आ जाते हैं मेरे भाई सक्सेस का जो क्रिटिकल फैक्टर है उसको लेकर के। एसएससी एग्जाम में क्या होता है, सिलेबस आपने बहुत तरीके से समझ लिया। अब उसके बाद आप ये समझो एसएससी की जितनी भी नौकरियां होती हैं उनमें स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिए जाते हैं और समय आपको कम दिया जाता है, और सारे जो सवाल होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आपको सिर्फ गणित या रीजनिंग या ये सारी चीजें सीखनी नहीं होती हैं, बल्कि आपको इनको कम समय के अंदर में बनाना सीखना होता है। अगर मैं यहाँ 4 एस्पिरेंट को बना करके 10 सवाल दे दूं तो मैं गारंटी कहता हूं चारों के चारों बना लेंगे। तो अगर चारों के चारों बना लेंगे तो एग्जामिनर ने ये दिमाग लगाया भाई हम सिलेक्शन कैसे ले, तो फिर उसने ये कह दिया एक काम करो 4 मिनट के अंदर में जो 10 सवाल बना लेगा उसका सिलेक्शन ले लेंगे। यही है एसएससी, कि तुमको ना सिर्फ सवाल को बनाना है बल्कि कम समय के अंदर में मेरे भाई यहां पर बनाना है और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इसीलिए हम हमेशा मैथ्स के अंदर में आपको 2 अप्रोच बताते हैं। पहला मेरा मेथड होता है बेसिक, जिससे मैं आपको उस सवाल की अंडरस्टैंडिंग समझा पाऊं कि पूछा क्या गया और बताना क्या था, और दूसरा कि इसको उड़ाना कैसे है। और ये मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि क्वेश्चंस को मैं ऑप्शन से भी उड़ाना आपको सिखाता हूं अपनी क्लास में, और क्वेश्चन को 4 सेकंड 5 सेकंड 9 सेकंड के अंदर में कैसे खत्म करेंगे हम वो भी सिखाते हैं। जहां पूरे गणित के पेपर को बच्चे सॉल्व करने में मेरे भाई यहाँ 18 से 25 मिनट का वक्त लेते हैं, हमने जितनी भी सरकारी नौकरियां निकाली हैं उनमें मैथ्स को 9 मिनट के अंदर में हमने खत्म कर दिया है। कोई 8.5 मिनट, कोई 9 मिनट, कोई 9.25 मिनट, ऐसे कर करके हमने खत्म किया है। और इसलिए हर पेपर में हमारे सारे सब्जेक्ट में 50-50-50 रहते थे, और एक साथ हमने 5-5 6-6 सरकारी नौकरी निकाली, क्योंकि हम इस पैटर्न को समझ गए थे कि यहाँ पर हमको क्या आवश्यकता है।
ठीक है। रेलवे में जैसे मैंने आपको कहा कि अगर रेलवे एग्जाम आपको निकालना है तो मेरे भाई आप समझ लीजिए बाकी विषय का क्या रोल है क्या नहीं है, लेकिन साइंस का बहुत बड़ा रोल है। 50% वेटेज साइंस का है, तो इसमें आपको साइंस का पूरा महारथी आपको बनना पड़ेगा। स्टेट एग्जाम्स में आपको थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेज और इनके ऊपर में कमांड रहे तो काम आपकी बन जाती है। एडिशनल स्किल क्या क्या चाहिए, ये जो 4 विषय हमने पढ़ दिए हैं, इन 4 विषयों के अलावा और क्या क्या चाहिए। एसएससी की नौकरी बहुत ऐसी हैं, क्योंकि आप मेरे भाई कंप्यूटर का सारा काम करेंगे, अब सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, तो एटलीस्ट इतना तो कि भैया तुमको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वहां पे टाइपिंग स्पीड थोड़ी ढंग की हो। एक लेटर दिए टाइप करने को 4 घंटा तुम लगा दिए, तो इसीलिए इसमें सीजल में जितनी भी नौकरियां हैं उनको कंप्यूटर और टाइपिंग मेरे भाई दोनों मैंडेटरी कर दिया गया है, कि कंप्यूटर के शॉर्टकट्स तुम्हें पता हो, चीजें तुम्हें पता हो, कैसे टाइप करना है। ये नहीं कह रहा हूं वहां पर कि सारे भाषा आने चाहिए, नहीं, इंग्लिश हिंदी का 2 का कमांड रहे, या तो इंग्लिश है या तो हिंदी है, इस तरह से उसकी टाइपिंग की टेस्ट की जाती है। ये भी डिटेल में हम आपको बहुत आराम से कोई बता देंगे। बस इतना समझ लीजिए एसएससी की नौकरियां बहुत ऐसी हैं जिनमें सीजल वाली स्पेशली अगर हम बात करें तो उनमें टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों की जानकारी मांगता ही मांगता है, ठीक है। बाकी बहुत ऐसे हैं जिनमें नहीं भी मांगता। रेलवे में टाइपिंग का ज्यादा रोल नहीं रहता है, रेलवे में साइकोमेट्रिक टेस्ट और स्किल टेस्ट, ये पी साइलेंट रहता है पढ़ते वक्त में, तो इसको साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। जिसमें मेरे भाई कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सेफ्टी कैटेगरीज लाइक एएलपी, और टाइपिंग टेस्ट मेरे भाई क्लर्क वाले जो नौकरियां होती हैं उनमें टाइपिंग का मेरे भाई टेस्ट यहाँ पर मांग रहा होता है, ठीक है। इनमें दिमाग लगाने वाला काम है मेरे भाई, यहां पर ये स्किल है, तो यहां पर मेरे भाई शारीरिक स्किल है। अब एक बात बताओ, कांस्टेबल की ज्यादातर ड्यूटी तुम रोड पे देखते हो या थाने के अंदर देखते हो? रोड पे देखते हो। अब रोड पे उसको टाइपिंग का ज्यादा तुम उसके नॉलेज टेस्ट करोगे मेरे भाई, या फिर उसका बल कितना है, भाग कितना सकता है, दौड़ कितना सकता है, पकड़ के चोर को पकड़ सकता है कि नहीं, दंगा नियंत्रण कर सकता है कि नहीं कर सकता है वहां पे। तो यानी ये जितनी भी स्टेट की भर्तियां हो गई, ज्यादातर वो दरोगा या एक तरीके से कह लीजिए कांस्टेबल लेवल की, इन लेवल की नौकरी आती है, और इनमें आती है आपकी, तो इसमें फिर मेरे भाई फिजिकल की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। हालांकि एसएससी में भी पड़ती है, एसएससी में भी जो नौकरी है जैसे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया, सीपीओ वाला नौकरी आपका, ठीक है, या जीडी वाली नौकरी हो गई, तो इनमें फिजिकल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब जिसमें बल का प्रयोग होगा, तो उसमें आपके शरीर की हाइट एक फिक्स स्टैंडर्ड मानी जाती है कि इतनी हाइट तो तुम्हारी रहे, सीना तुम्हारा इतना रहे, पता चले इतने हल्के होकर कोनो तुमको उठा के फेंक दे रहा है, तो इतना नहीं होना चाहिए। फिक्स वेट हो गया, फिक्स हाइट हो गया, ठीक है, की रनिंग तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, तो फिजिकल का इसमें ज्यादा रोल होता है। इसलिए इसके सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को थोड़ा हल्का बनाया गया है और दौड़ने भागने वाली चीजों को थोड़ा ज्यादा बनाया गया है। और यहां देखेंगे तो पाठ्यक्रम ज्यादा बनाया गया है, मतलब उसमें वेटेज ज्यादा दिया गया है, और फिजिकल की चीजों को थोड़ा वेटेज यहां पर कम दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिए, वो डिपेंड करता है नौकरी टू नौकरी के ऊपर में। लाट साहब वाली नौकरी है, जैसे आप देख लीजिए आईएएस आईपीएस में, उनमें भाग दौड़ नहीं होती है। क्योंकि उनको भागना ही नहीं है भाई, क्यों फालतू को उनका फिजिकल टेस्ट करवाए वहां पे, उनमें जानकारी कितनी है, दिमाग कितना है। तो जिस तरह की प्रोफाइल की नौकरी होती है ना, इंसान को सरकार मतलब उस तरीके से उससे निचोड़ती है, ठीक है। दिमाग चलाने वाला काम है तो आईक्यू के ऊपर में ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। भागने दौड़ने वाला काम है तो फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर में ज्यादा फोकस होगा। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें कि यहाँ रिक्वायर्ड इकोसिस्टम क्या चाहिए, तो मेरे भाई इसमें देखो क्या है ढंग से, चूंकि एसएससी एक ऐसी है जो हर साल मेरे भाई यहां पर नौकरी निकालती है। आपको पता है 2022 में भी कैलेंडर आया, 23 में भी आया, 24 में, मतलब भारत में अगर हम देखें तो यूपीएससी ऐसी है जो संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र है, तो उसको हर साल अपना मेरे भाई पेपर कराना ही कराना है, फिक्स पैटर्न पे कराना है, फिक्स डेट उसको लेने हैं अपने। उसके बाद में जो आती है एसएससी आती है, एसएससी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में उसका जिक्र नहीं है, ठीक है। यानी बाद में उसको रद्द भी किया जा सकता है और उसको मेरे भाई वहां पर और ऐड भी किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हुए भी यहाँ पर लगभग जो है सिमिलर पैटर्न पे ये चलती है। हर साल इसका फिक्स होता है कि ये भर्तियां मुझे निकालनी है, इसमें इतने पद होने, पदों की संख्या कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। लेकिन अगर हम बात करें नौकरी को लेकर के, तो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठावान अगर कोई नौकरी देता है, इज्जत देता है, पावर देता है, पैसा देता है, तो वो एसएससी की नौकरियां ही होती हैं, ठीक है। एसएससी की नौकरियां ही होती हैं जहां से आपको विदेश तक जाने का मौका मिलता है। हम इसी की बात सोच करके आए थे, हमने कहा जी यूपीएससी में 5-6 साल सुना है लोगों को लग जाते हैं, हम तो 3 साल लग ही जाएगा, एक काम करते हैं एसएससी 1 साल के अंदर में क्रैक कर लेते हैं, ताकि यहां से एमईए नाम का एक पोस्ट बनता है जहां से हम विदेश तक भी जा सकते हैं। आप सोचिए यहां पर ग्रेजुएट लड़का जो किसी सरकारी स्कूल से ग्रेजुएशन करके बैठा है और 1.5-2 साल डेडिकेशन तैयारी के साथ में वो अगर एमईए का पद मेरे भाई प्राप्त कर लेता है, जहां से उसको कई सारे विदेश जाने के ऑप्शंस खुल जाए, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए समाज में, आप ये बताओ। और ये मौका आपको देती है एसएससी। इसीलिए यहां पर चूंकि समय ज्यादा है, पूरा हर साल फिक्स होता है, तो इसमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना होता है। एक बढ़िया, ऐसा नहीं कि आज 14 घंटा पढ़ लिए कल 40 मिनट पढ़े, नहीं, तरीके से मेरे भाई पूरा आपको प्लान अपना बनाना पड़ेगा। कैलेंडर इसका फिक्स होता है, तो उस हिसाब से आपको कंसिस्टेंसी इसमें ज्यादा मैटर करती है। तुम 14 घंटा या 40 मिनट का स्ट्रेटजी लेके मत चलो, लेकिन डेली 4 घंटा का लेकर के चलो, तुम्हारा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।
ये सबसे बड़ी बात है। रेलवे में यहां पर क्या है, पहले 4-4 साल पे भर्ती आती थी, अब इन्होंने कहा है कि हम एनुअल लेकर के आएंगे, लेकिन मेरे भाई इनका जो एनुअल कैलेंडर है वो भी अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, तो अब इसको एसएससी के बराबर आने में बहुत वक्त लग जाएगा। यानी यहां पर एसएससी जो अपनी भर्ती 8 से 10 महीने में पूरी कर देती है किसी भी भर्ती को, आज के समय इसकी सबसे बड़ी खासियत एसएससी की है। पहले 2-3 साल ये भी ले लेती थी, लेकिन कोई भर्ती निकली 10 महीने 12 महीने के अंदर में पूरा पूरा हो जा रहा है। 1 साल से ज्यादा ये वक्त नहीं ले रहे हैं, ठीक है। रेलवे में आप चले जाओगे तो अभी औसतन किसी भी भर्ती के लिए 1.5 साल आपको लग रहा है कि आप तैयारी करेंगे, पेपर देंगे, मेंस देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें होंगी, तो 1.5 साल लग जाएगा। यानी इसमें जो पेशेंस है वो इससे भी यहां पर ज्यादा है, ठीक है, ये मान करके आप चलो। और स्टेट की बात करें तो मेरे भाई एकदम या तो जय ना तो छह वाली कहानी है, या तो 3 साल तक एकदम सूखा छोड़ देंगे, कोनो भर्ती नहीं निकालेंगे, नहीं तो सरकार बदली, ढंग का सीएम आया, व्यवस्था को मेंटेन करने की बात वो करता है, तो वहां लोगों को भी हायर करेंगे, और करेंगे तो फिर एकदम एक बार में 50-50 हजार 60-60 हजार वैकेंसी वो लेकर के चले आएंगे। अब हम बात करते हैं आगे लेकर के भैया सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस, जो सबसे बड़ी बात है। एंड में आकर के दो बात यही हो जाता है, देखो बात ऐसा नहीं आता गणित या नहीं आता इंग्लिश या नहीं आता कुछ भी, बताओ पैसा कहाँ है, पावर कहाँ है, सब सीख लेंगे, वही वाली बात हो जाती है ना तुम लोगों की थोड़ा सा यहाँ पे। तो सबसे एंड में मैंने रखा है ताकि तुम मेरी बात अब तक मेरे भाई यहाँ पर सुन पाओ। सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें, सोशल का मतलब क्या, समाज में तुम्हारी इज्जत कितनी है, और फाइनेंस का मतलब बैंक में पैसा कितना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखो, जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा ओहदा, उतना बड़ा पैसा, उतना बड़ा प्रमोशन, और वो कहाँ मिलता है, एसएससी की नौकरियों में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल नौकरी होती है। भाई सोचो सीजीएल की अगर मैं बात करूं, तुम शुरुआत कहां से करते हो, सीधा सीधा मेरे भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से 2 साल के अंदर में ऑफिसर बन जाते हो, फिर उसके बाद में और प्रमोशन, फिर उसके बाद मतलब आप कमिश्नर लेवल तक जा सकते हो, आप इस बात को समझ रहे हो। और कमिश्नर का पावर कितना होता है। और पैसे की बात करें तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो बताने की जरूरत तो है नहीं कि सैलरी कितनी है, वो सारा पता ही है। 70,000 सैलरी मिनिमम यहां रहती है, मिनिमम ज्वाइन करते हो तब, उसके बाद तो बढ़ बढ़ के कहां तक हो जाता है वो तो तुम जानते ही हो। रेलवे अपने आप में बहुत बेहतर नौकरी है, इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो थोड़े से लो प्रोफाइल है, जैसे कि ग्रुप डी की बात करें, ट्रैक पर काम करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे स्टेशन मास्टर वाले की पूरा स्टेशन ही आपके कंट्रोल में है, ये बहुत अच्छा है। तो ये नौकरी टू नौकरी इसके अंदर में आकर के वो डिपेंड करता है, ठीक है। सोशल स्टेटस ठीक है, बेहतर है, और पैसा भी बढ़िया है, ठीक है, लेकिन बहुत ऊपर आप इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। स्टेट की अगर हम बात करें मेरे भाई वहां पर, तो वो वेरिएबल स्टेटस है, ठीक है। यूपी में, बिहार में आप चले जाओ मेरे भाई, एक कांस्टेबल ही अपने आप में अपने क्षेत्र में डीएसपी मान लीजिए, यहां पर अपना पावर इतना रखता है, क्योंकि अंत जगह पर जो सबसे एक जो क्रम बनाई गई है, जो एक हायरार्की बनाई गई है ना, तो अगर ऊपर से कोई आदेश आता है तो सबसे नीचे तक उसको ले जाने वाला जो काम करता है वो कांस्टेबल ही होता है। अगर हम पुलिस सर्विसेज की बात करें, बाकी टीचिंग वाले की बात करें तो वो बेहतर है, वो नौकरी अच्छी है, इसमें ज्यादा हेडेक नहीं है, आप आराम से जाइए, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए आप, और तगड़े तरीके से लेकर के आइए। तो ये मैंने पहले आपको क्या बताया, 2 भाग में बताया मेरे भाई। यहां पर ये है द माइंडसेट द वाई, ये बड़ा जरूरी है। मैं कल अपनी टीम को भी ये बात कह रहा था और आपको भी ये बात कहता हूं, और मैं अपने आप से भी ये सवाल करता हूं कि क्या आपका वाई क्लियर है। एक बड़ा प्यारा एक मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप महेश्वरी, मैं मेरे भाई मैं सुनता था बहुत ज्यादा, अब तो मुझे वक्त नहीं मिल पाता, ठीक है। तो उनके एक बड़ा प्यारा सा लाइन था कि इंसान को अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है ना, तो उसका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, कि भाई मुझे ये काम क्यों करना है, क्या सिर्फ जीवन में मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण है, या पैसा के साथ साथ मेरे अपने पर्सनल जिंदगी भी है, वो भी महत्वपूर्ण है। आज के समय ये वाई लोगों का क्लियर नहीं है, बस खाली नौकरी चाहिए, इस चक्कर में लोग सीजन निकाल रहे हैं और पोस्टिंग भेज दे रहा है। कर्नाटक में, केरला में बैठ के वहां से लोग आ रहे हैं वहां पे, देखो यार हम बीवी बच्चों से दूर हो गए, हमको समझ नहीं आ रहा है, हम लोगों को लेके आएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, कुछ हमको बचेगा नहीं, दूर उनसे रहा नहीं जाता है, नौकरी पा करके भी वो खुश नहीं है, डिपार्टमेंट में चले जा रहे हैं, लोड हैंडल नहीं हो रहा है, खुद के पिस्टल निकाल करके खुद को गोली मार ले रहे हैं। ये कहानी है मेरे भाई, आपका वाई ही क्लियर नहीं है कि आपको ये करना क्यों है। क्या आपको नौकरी इस वजह से मेरे भाई यहां पर करनी है कि आपके खानदान में कोई नौकरी नहीं लिया तो आपको साबित करना है कि आप बहुत होनहार है, साबित करना है तो बिजनेस करके करिए ना, फिर नौकरी में क्यों आ रहे हैं। या आपको मेरे भाई इसलिए नौकरी करनी है कि आपके घर की व्यवस्था बहुत शर्मराई है, आपके घर में खाने की रोटी नहीं है, वहां पे आपके एकदम पापा मम्मी की हालत बहुत बुरी है, उन्होंने सारे सपने आपके ऊपर में लाद दिए हैं। आप एक अच्छा गिटार बजाते थे लेकिन जबरदस्ती का मेरे भाई आप इसमें आ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है उसमें फ्यूचर नहीं है। अगर ऐसा है तो आप गलत हैं। यकीन मानिए आज के समय आईपीएल में ऐसे ऐसे लोगों की मेरे भाई इतनी महंगी बोली लग जा रही है कि आप जीवन भर में इतना नहीं कमा पाएंगे जितना वो एक सीजन में, एक मैच में कमा ले रहे हैं। भाई 20-20 करोड़ रुपए सर, 25-25 यहाँ पे एक इनकम टैक्स में मर जाएगा वो कमाते कमाते वो, और उनका एक सीजन का वो फीस है, और जो ब्रांडिंग मिलेगी वो अलग, जो एड मिलेगा वो अलग, वो सारी चीजें अलग। तो पहले तुम अपना वाई क्लियर करो कि भाई मुझे जाना क्यों है। अगर मेरे अंदर में ये स्किल्स हैं
ठीक है, तो हम इसमें जाना चाहेंगे और मैं इस वजह से जाना चाहूंगा कि हाँ, मैं अब अपने आप में एक कह सकते हैं कि होनहार छात्र हूं, या अपने आप को एक बहुत अच्छी नजरों से देखता हूं, और मुझे लगता है कि मैं इस देश की सेवा करने के लिए बना हूं। मैं जो सेवा है वो ग्राउंड पे रह के कर सकता हूं, तो मुझे ये नौकरी करनी चाहिए, और अगर मैं डेस्क पे रह के कर सकता हूं, ज्यादा बोल रहा है, तो मुझे ये नौकरी चाहिए। तो पहले अपना वाई क्लियर कर लेना। आज बैठ करके सोचना कि तुम्हें सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, या तुम्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों बनना है, या तुम्हें स्टेशन मास्टर ही क्यों बनना है। वो क्लियर हो गया तो वो तुम्हारे लिए मेरे भाई बहुत आसान होगा, क्योंकि जो इस पूरे जर्नी की रियलिटी है ना, वो ये है कि तुम्हारा ये 9 से 12 महीना खींच के लेके चली जाएगी। इनमें से किसी भी नौकरी की जो मैंने बात की है वहां पर, अगर छोटी नौकरी वो नहीं है, ठीक है, मतलब तुरंत भर्ती आने वाली नौकरी है, तो 9 से 12 महीने लेकर के जाती है। लोगों को क्या लगता है, अंतिम के 1 महीने में मैराथन देखेंगे, एकदम सेट हो जाएगा मामला, जा करके पेपर फोड़ के चले जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। भाई मेरे 2 शब्द होते हैं, एक होता है मैराथन, एक होता है स्प्रिंट। दोनों के मतलब समझाता हूं। मैराथन का मतलब होता है धीरे चलिए, लंबा चलिए। जैसे आप देखेंगे मेरे भाई, 3 किलोमीटर का रेस, 5 किलोमीटर का रेस, 10 किलोमीटर का रेस, उसमें इंसान एकदम तेज नहीं भागता है, धीरे 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 भाग भाग के चक्कर पूरा करता है। आज जो शुरू में तेज भागा वो थक हार के बैठ जाएगा, तो वहां पर वो कहानी। आज शुरू में एकदम धीरे भागे तब भी यहां पर हार जाओगे, तब भी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो मैराथन उसको कहते हैं। स्प्रिंट क्या कहते हैं, 100 मीटर का रेस, कि एकदम से तेज भागना, जल्दी पहुंचना है, ठीक है। तो मेरे भाई होता क्या है, ये जो पूरा जर्नी है 90% मैराथन है, 10% स्प्रिंट है। अगर 9 महीने की पूरी तैयारी तुम कर रहे हो, तो उसमें 8 महीने पूरा तुमको बढ़िया से मैराथन की तरह धीरे धीरे कछुए की चाल से चल करके अपना पूरा सिलेबस, अपनी सारी कमियों पर काम करना पड़ेगा। और जो अंतिम का 1 महीना होगा, उसमें यूट्यूब की सारी मैराथन या उसमें प्रैक्टिस हो गए, उसमें मॉक टेस्ट हो गए, वो वाला काम करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट अबाउट मैराथन, इट इज नॉट अबाउट स्प्रिंट, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और ये आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। मन में अगर ये क्लियर हो कि वक्त कितना लगता है, तो मेरे भाई सफर बड़ा आसान बन जाता है। इस बात को ध्यान रखो। क्लैरिटी अगर इंसान के मन में नहीं है, तो 4 लोगों से पूछता रह जाता है, अच्छा भैया आपका कितने महीने में सिलेक्शन हुआ, आपका कितने में हुआ। तुम दूसरों से मत पूछो कितने में हुआ, हो सकता है किसी का 6 महीने में भी सिलेक्शन हो जाए, और किसी का 6-6 साल में भी हमने सिलेक्शन देखे हैं। वो डिपेंड करता है आपकी मेरे भाई मेहनत और किस्मत दोनों के ऊपर में। कई लोग ऐसे हैं, मेहनती बहुत है, ज्ञान बहुत है, किस्मत साथ नहीं देती है, 66 साल से नौकरी नहीं निकाल पाते हैं। कई ऐसे हैं, थोड़ा मेहनत किए और निकल जाता है। तो किस्मत पे रिलाई नहीं कर सकते ना, उसको जांचने का कोई मशीन बना है, लेकिन मेहनत आपकी वो डिसाइड करती है। तो कंसिस्टेंट होना पड़ता है। सैक्रिफाइस क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने मौज के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ाई करते थे ना, तो मैंने ये भी देखा है कि शाम का लोग का पेपर है, सुबह प्रीवियस ईयर के वो 5 क्वेश्चन फोटोकॉपी करवा करके भैया से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये चलता है, करवा करके वहीं पढ़ के चले जाएंगे, हो जाएगा, और बाकी टाइम घूमते रहेंगे, आज यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वो घूम रहे हैं। ये तुम्हारी नौकरी में नहीं है। इसमें तुम्हें अपने दोस्ती, यारी, फेस्टिवल, फंक्शन, कंफर्ट जोन सब कुर्बान करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आपको एक बेहतर इंसान बनना है, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी, सब छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, परसिस्टेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। इस सफर में मैं आपका वो मेंटोर हूं, मैं आपका वो कोच हूं, जो आपको उस मंजिल तक लेकर के जा सकता है और बहुत बढ़िया से आपका सिलेक्शन करा सकता है, ठीक है। और मेरे भाई मैंने कराए भी हैं, ऐसा नहीं है कि करा सकता है। अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर ना, तो आज मैं आपको थोड़ी सी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, कि आज ये देखो, ये हमारे चैंपियंस हैं। अभी हाल फिलहाल सीपीओ का रिजल्ट आया, लोगों ने अलग ही कंट्रोवर्सी डाल दी, क्योंकि पचा नहीं, हजम नहीं हुआ किसी को। लेकिन मैंने जब, जैसे आप लोगों की ओरिएंटेशन ले रहा हूँ, मैंने इन बच्चों की भी ओरिएंटेशन ली थी, और मैंने सिर्फ एक बात कहा था कि तुम मेरे पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, और तुम्हें तुम्हारे रैंक से कोई दूर नहीं कर सकता। और यकीन मानिए, अभी तक एसएससी के इतिहास में कोई ऐसी संस्थान नहीं है जिसके पास में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 तीनों के तीनों स्टूडेंट वहीं से पढ़े हुए हों। और मैं इस बात को गर्व से सीना ठोक करके ये कह सकता हूं कि तीनों के तीनों स्टूडेंट्स मेरे थे, ठीक है। तीनों सीपीओ में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 तीनों मेरे भाई पढ़े और बढ़िया सा सिलेक्शन लिया। आपकी तरह ही थे 12 महीने पहले, लेकिन उन्होंने इस प्रोसेस के ऊपर में विश्वास किया, और आज मेरे भाई सारी चीजें इनके पास में। पहले तुम्हें ये क्लियर हो गया कि मेरे भाई कौन सी नौकरी में क्या आवश्यकता है, फिर तुम्हें क्लियर हो गया तुम्हें मेहनत कितनी करनी है। अब बात करते हैं सारे सब्जेक्ट को लेकर के। भाई मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपका, वो है मैथ्स। और इस मैथ्स में आपको हो सकता है इतनी तरह की समस्याएं हैं कि कैलकुलेशन आपका खत्म होगा, या आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, किसी बैकग्राउंड से आपको मेरे भाई ये चीजें नहीं आती होंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सबका समाधान हम आपको करेंगे। एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बैच 2026 के लिए हम बनाए हैं, जिसके अंदर में सारी चीजों का समाधान होगा, और बहुत तरीके से होगा, और बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो आप गणित पढ़ने जा रहे हैं, वो गणित क्या है। एक एकेडमिक मैथ होता है, एक कॉम्पिटिटिव मैथ होता है। एकेडमिक मैथ वो जो आप अब तक पढ़ करके आए हो 10वीं तक, 12वीं तक, उसमें क्या होता है, हर एक स्टेप आपको लिखना पड़ता है, हर एक स्टेप के आपके नंबर मिलते हैं। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन का गणित मेरे भाई
ऑप्शन उड़ाने वाला गणित है, कंपटीशन का गणित शॉर्ट में बनाने वाला गणित है। और इसके ऊपर में चूंकि मैंने खुद कहा मैंने काफी सिलेक्शंस लिए हैं गणित में, हर बार मेरा जो है अच्छा स्कोर रहा है हर परीक्षाओं में, तो मुझे ये सारे तरीके पता है। इसीलिए मैंने सबसे पहली बात आज के समय, जैसे तुम क्लिनिक में ही दिखाने जाओ, डॉक्टर को ही दिखाने जाओ, छोटी सी तुम कोई सर्जरी कराओ, तो वो क्या करता है, पहले तुम्हारा मेरे भाई पूरा सर्जरी करेगा और सर्जरी के बाद में एक दवा देगा जो तुम्हें खुद खाना पड़ता है। मतलब एक भाग डॉक्टर वो जो होता है उसके हिस्से में होता है कि उसको ये ऑपरेशन ढंग से करना है, और एक होता है कि आपको ये दवा टाइम से खानी है, बस वही काम है। जो ये मैंने बैच बनाया है इसमें मेरा जो काम रहेगा, मैं वो डॉक्टर हूं जो आपको तरीके से पूरा पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में वो 4 दवा जो है जो आपको मेरे भाई करना है वो यहाँ पर ये वो आपके हथियार हैं, ठीक है, जो मेरे भाई आपको यहां पर करने हैं। और वो हथियार क्या क्या हैं, तो सबसे पहले क्लासरूम शीट। मैं आपको जो शीट बना करके दूंगा वो अपने आप में खतरनाक लेवल का शीट होगा जिसको आपको कई बार लगाना है, ठीक है। जो आपको नोट्स हम देंगे मेरे भाई उसको रिवाइज करना है। अगर आपके पास वक्त है तो अपना नोट्स बनाइए, नहीं है तो आप इसको मेरे भाई बढ़िया तरीके से इसको रिवीजन पे इस्तेमाल करिए। और खतरनाक लेवल क्वेश्चंस लेवल पे जाना है, जहर लेवल के सवाल करने हैं, तो एक और शीट आपको मिलेगी प्रो लेवल की, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होगी, सॉल्यूशन के साथ में होगी, ठीक है। तो ये वो शीट होगा जो हम क्लास में पढ़ाएंगे और ये वो शीट होगा जो हम आपको प्रैक्टिस करने को देंगे और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हम आपको देंगे, ठीक है। चैप्टर के टेस्ट आपके एप्लीकेशन के अंदर में डाल दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी बैच में अपने बैच के अंदर में टेस्ट नहीं देता है, हम बच्चों को 500 टेस्ट देते हैं, ठीक है। उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है और एग्जाम वाइज टेस्ट भी होता है। जैसे किसी को सीजल की तैयारी करनी है तो सीजल के 50 टेस्ट डाल दिए, एनटीपीसी के 50 डाल दिए, जीडी के 50 डाल दिए, कि तुम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके तुम पहले अपने एप्लीकेशन पर ही टेस्ट लगा लो और पैसे कहीं और बर्बाद करने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। पीवाईक्यू और बाकी सारे ऊपर में मेरे भाई पूरी तरीके से हम रेलिवेंट रहते हैं। मतलब पूरी जो ब्लूप्रिंट मैंने आपके सिलेक्शन की बनाई है वो 7 स्टेप में बनाई है। स्टेप नंबर 1 होगा कि आपकी कोई भी क्लास है तो पहले उसकी वीडियो चलेगी, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो। जब आप वीडियो देख लोगे, सारे कंसेप्ट समझ लोगे, तो उसके बाद में आपको अपने क्लासरूम की शीट मेरे भाई यहां पर लगानी है, ठीक है। मेरे पढ़ाने के बाद में थोड़ा सा कई ऐसे बच्चों का होता है कि सर क्लास के क्वेश्चंस बन जाते हैं, नए सवाल नहीं बनते, क्यों? क्योंकि अपने के ऊपर में प्रयास नहीं करते। तो उसके बाद में हम जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे कि आपको एसएससी मैथ या रेलवे मैथ से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 4 होता है कि प्रैक्टिस करने के बाद में एक आ गया आपका नोट्स का रिवीजन। वो आप अपने क्लास नोट्स जो मैंने दिए हैं उससे, या जो आपने बनाए हैं जो फॉर्मूला बुक है, आप इनमें से किसी से भी रिवीजन कर सकते हो। 5वां जो होता है, चूंकि मैंने कहा एसएससी में रफ्तार मांगता है, तो रफ्तार का मतलब स्पीड, और वो कहां से होगा, तो चैप्टर के टेस्ट से होगा। वो स्टेप नंबर आपका क्या है, तो मेरे भाई 5 है। और स्टेप नंबर 6 ये बहुत एंड में करना होता है, मेंस वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादातर मैंने ये बनाया वो प्रो लेवल शीट है, वो आपके ऊपर में, आप करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं करो, बट मेंस के लिए ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो ये मेरे भाई वहां पर आपको ध्यान देना होता है। और 7th है प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो मैं नेट पे कराऊंगा, बट अभी उस पर फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है। इस तैयारी में आपको क्या करनी है, तो रेगुलरिटी रखनी है, पेशेंस रखनी है, प्रैक्टिस रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आज मैंने जो क्लास लगाई आपने देखा, 2 दिन नहीं देखा, फिर चौथे क्लास में आकर के पूछ रहे हो ये चीज कहां से आ गई, ये नहीं चलेगा। क्लास में वक्त पर आएंगे। 2 बार आपकी क्लास लूंगा मैं, एक दोपहर में 12 बजे और एक शाम में 6:30 बजे। अभी फिलहाल मैं शुरू करूंगा दोपहर के 12 बजे से, ठीक है। और एडवांस मैथ, एडवांस कह रहा हूं, नंबर सिस्टम के टॉपिक के साथ में शुरू करूंगा। और जैसे थोड़ी आपकी अलाइनमेंट बढ़ती चली जाएगी तो फिर मैं मेरे भाई आपकी अरिथमेटिक भी शुरू कर दूंगा। और पूरे तैयारी में क्या नहीं करना है, ये नहीं कि आज वो टीचर है तो उसका मटेरियल पकड़ लिए, वो दोस्त मेरा फलाने जगह से मॉक लगा रहा है उसको पकड़ लिए, नंबर कम आ रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि दुनिया मॉक दे रही है तो हम भी मॉक के ऊपर में भाग जाइए, सब काम नहीं करना है। आराम से 8 से 9 महीने तरीके से अपना पहले पूरा सिलेबस एक अच्छी जगह से अपने अच्छे टीचर्स को पिक करो, उनके बैच को लेना है और बढ़िया तरीके से भी पढ़ना है। शुरू के 3-4 महीने कोई काम नहीं करना। चारों सब्जेक्ट एक बार पढ़ सकते हो तो चारों के चारों पढ़ लो, और अगर 4 में से कोई 3 पढ़ सकते हो तो कोई 3 की क्लासेस अपनी रेगुलर रखो। शुरू के 3 महीने सिर्फ इतना काम करो, टीचर ने जो पढ़ाया उसको बढ़िया से पढ़ेंगे, घर पर जाकर के रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा भी किसी और चीज पे तुम फोकस और मत्थामारी नहीं करोगे, ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस तुम्हारा मेरे भाई अरिथमेटिक में यहाँ पर ये है जो हम पूरा पढ़ाएंगे, और एडवांस का सिलेबस तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर ये जो हम तरीके से कराएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये कुछ अदर टॉपिक्स हैं जो अरिथमेटिक एडवांस के अलावा हैं, लेकिन जो हर जगह पर आते हैं, तो ये आपको भी मेरे भाई कराया जाएगा। तो मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि क्या आप अगले चैंपियन बनने को तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपना 100% दूंगा, क्या आप अपना 100% देने को तैयार हैं? अगर तैयार है तो मेरे भाई आराम से जुड़ जाइएगा आप अपने चैंपियंस बैच के साथ में, जो शुरू हो रहा है, ठीक है, जो 2 जनवरी तक मेरे भाई इसका फीस 599 रहेगा, और उसके बाद में ये 999 आपका बन जाएगा, ठीक है। 2 तारीख से आपकी एप्लीकेशन पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो नॉर्मली 4500 का ये बैच है पूरा का पूरा, लेकिन आपको मेरे भाई 1499 में, क्योंकि देखो 1000 के सारे बैच होते हैं, 4 सब्जेक्ट का 4000, कंप्यूटर का 500, 4500 रहता है, लेकिन ये
हमारे एंकर्स गुरुकुल में बेनिफिट मिला है 1500 रुपए में पूरा कॉम्बो, आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, चारों सब्जेक्ट, और साथ में आपको कंप्यूटर भी तो बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप यहाँ से पढ़िए। अब जो मेरा सवाल था आपसे, क्या वो चैंपियन बनने को आप तैयार हैं? आप ये बताइए। भाई तो रेडी हो तो बस मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, जो मैं पढ़ाऊंगा रेगुलरिटी मेंटेन करके चलना, जो मैं बताऊंगा अच्छे से उसको फॉलो करना। तुम्हारा सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अगर मेरी मेहनत के साथ अपनी मेहनत को जोड़ लिया ना, कोई दुनिया की ताकत जन्म नहीं ली है मेरे भाई कि तुम्हारे सिलेक्शन को रोक पाए।